साहब को ले लेता हूँ। फदील साहब, जो बहुत-बहुत इस्तकबाल है आपका, खैर मकदम है। फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और नेशनल इंटरनेशनल पर बड़ी गहरी नज़र है और शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अभी भी वो कहीं थे और अभी आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे जुड़े, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं भी कहीं प्रोग्राम में हूँ। मैं फदील साहब डायरेक्ट सिर्फ़ इस पे कि आज ईरान में भी बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, रोड पर लोग आए और खुशियाँ। इसी तरीके से फ़िलिस्तीन में, लेकिन इज़राइल मान नहीं रहा है। इज़राइल जो है फदील साहब किसी तरीके से रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहा है। क्या इसके पीछे वजह है? क्या जो इतवार तक की डेडलाइन है वो, और ये चाहता है कि जितना हम नुकसान कर सकते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? या फिर सीज़ फायर नहीं भी हो सकता? देखिए, वजह कुछ नहीं है, वजह है अहंकार। और मैं बार-बार रावण का नाम लेता हूँ। रा रावण का अहंकार जो है, एक तो उनको इस बात का सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में जो इनका डंका बज रहा था, हालाँकि कुछ था नहीं, पहले भी इनका नहीं था, लेकिन वेस्ट मीडिया बढ़ा-चढ़ा करके उसको दिखाता था और दिखाना चाहता था कि इनसे कोई लड़ ही नहीं सकता, इनसे कोई जंग नहीं कर सकता, ये बहुत मजबूत हैं, बहुत सब कुछ है। इनकी वो सारी 14 महीने में हमास ने, हिजबुल्लाह ने, हूती ने, ईरान ने मिल करके इनकी पूरी हवा निकाल दी। और ये बात चाहे सीज़ फायर हो या ना हो, लड़ाई अब अंतिम पड़ाव पे है और ये निर्णायक तो होनी है। बिना निर्णय के ये नहीं छूटेगी। बिल्कुल इसका फैसला होना है, वो सीज़ फायर करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। जो जितने लोग जो शहीद हुए, जिनके घरों के लोग शहीद हुए, 22-23 लाख की आबादी में सोचिए 46,000 लोग मारे गए। और वो लोग अभी भी, जिसके घर में 2 बच्चे हैं, एक कोई मर गया, दूसरा भी लड़ने को तैयार है। ये है फिलिस्तीन और हमास की ताकत। वो उनको अपने 40 साल की मेहनत और 40 साल की कुर्बानी याद आती है। तो इज़राइल जो है अभी तक देखिए, कोई भी तानाशाह जो होता है वो आखिरी वक़्त तक कोई न कोई रास्ता खोजता है कि कहीं से भी बाज़ी पलट जाए और हम फिर से जो है अपना कायम करने में कायम हो सके। ये सबसे बड़ी समस्या इज़राइल के साथ है। उसका अपना अहंकार उसको नहीं चलने दे रहा है। वरना इज़राइल के लोग, आम-व-अवाम ये चाहती है कि जंग बंद हो और सरकार से सवाल पूछ रही है कि भाई इस जंग का मतलब मकसद क्या है आपका? आखिर क्यों ये जंग? क्यों मार रहे हैं आप फिलिस्तीन को, बेगुनाहों को? जब उनका इलाका अलग है, उनका सब कुछ अलग है, फिर आप उनके ऊपर कब्ज़ा क्यों करना चाहते हो? कब्ज़ा इसलिए करना चाहते हैं कि हालाँकि इसमें अरब अरब को भी दिखाया गया है ग्रेटर इज़राइल में। आज अगर फिलिस्तीन चला गया, तो अरब क्या बच जाएगा? जॉर्डन बच जाएगा? जॉर्डन तो सबसे पहले नहीं बचेगा, क्योंकि जॉर्डन की इकोनॉमी बहुत मजबूत नहीं है और वहाँ तेल भी नहीं है। उनकी रिसोर्सेज़, नेचुरल रिसोर्सेज़ उनके पास कुछ भी नहीं है। जॉर्डन की स्थिति तो बहुत गरीब है और उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ की आवाम दुखी है, लोग मजबूरी में जी रहे हैं। तो जॉर्डन को तो हथियाना जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर जॉर्डन गया, तो अगला निशाना क्या सऊदी अरब छूट जाएगा? वो भी नहीं छूट सकता। जी मुमताज़। फदील साहब, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी कमर आगा साहब हमारे साथ थे, एक प्रोग्राम हम लोग अभी बैठे थे और उन्होंने जो बातें कही, एक तो ये कहा कि अभी खतरा, हम इसको ये नहीं मान सकते कि खतरा टल गया है। तो क्या लग रहा है कि जो बाइडेन पे कितना, वो डोनाल्ड ट्रम्प पे कितना भरोसा किया जाए? क्या लग रहा है कि ये कितना एग्ज़िस्ट करेगी, ये जो डील हुई है? और फिर सबसे बड़ा ये कि जो तामीर का काम है, जिस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो अभी लोग वापस लौटेंगे, क्या उनको एक तो कैसे, मतलब वो मकानात कैसे बनेंगे? क्या क्या होगा कैसे? क्या लग रहा है इसमें, किस तरह से सपोर्ट मिलेगी? क्या होगा अगर ये एग्ज़िस्ट करती है? और अगर इसी तरीके से फिर हमले जारी रहे तो फिर क्या होगा? नहीं देखिए, फिलिस्तीन बनने को तो बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया के लोग फिलिस्तीन की मदद में आगे आ रहे और आगे भी आएँगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सीज़ फायर होने के बाद क्या फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाएँगे?
क्या यरूशलेम का, मस्जिद अक्सा का, ये सारी जो डिमांड है इनकी, फिर इज़राइल अपनी चीज़ों से हटेगा वहाँ से? तो ये सारी बातें हैं और उसके बाद अब टर्की भी बीच में आ गया गोलान हाइट को लेकर के, उनको भी तकलीफ है कि भाई इन्होंने ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो सारी सी बातें होंगी तो धीरे-धीरे सारी बातें होंगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और इज़राइल को बात करना पड़ेगा तो सिर्फ़ कैप्टिव्स को छोड़ने की बात नहीं है। सीज़फायर होगा तो इस बात को तय करना होगा कि फिलिस्तीन का क्या होगा, अलग राष्ट्र बनेगा, नहीं बनेगा। उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ सकती है। जी, मुमताज़ भाई। क्या लग रहा है जो ग्रेटर इज़राइल की बात है, अभी कमर आगा साहब ने कहा कि ग्रेटर इज़राइल अभी फिलहाल तो एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है। इतना अब आसान नहीं रहा जितना ये लेकिन सीरिया में जिस तरह से चीज़ें क्या लग रहा है कि आप कैसे देखते हैं अभी के माहौल में? क्योंकि हिज़्बुल्लाह भी अभी ख़त्म नहीं है। इसी तरीके से अगर देखें तो हमास भी अभी मज़बूती के साथ है और ईरान को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो ऐसे में और हूती तो पूरा ही खड़ा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है फजील साहब? देखिए, सीरिया में बशर अल-असद के बीच में अमेरिका के साथ मध्यस्थता कर रहा अरब, और ये पुख्ता खबर है। और ये लोग उसकी ट्यूनिंग ठीक करना चाह रहे हैं। अरब उसकी मध्यस्थता कर रहे हैं, बशर अल-असद, क्योंकि बहुत एसटीएस जो है वो बहुत थोड़े से हिस्से में बैठा हुआ है। पूरी कंट्री ऐसे ही बिना रूल के चल रही है, बिना किसी गवर्नमेंट के चल रही है। और वहाँ पे काफ़ी मतलब अराजकता सी आ गई है। कोई कंट्रोल नहीं है। लोग जो है अपने, ना तो आर्मी का कंट्रोल, ना पुलिस का कंट्रोल, इस तरह से पूरी अपने आप वो कंट्री चल रही है। तो सऊदी अरब मध्यस्थता कर रहे हैं बशर अल-असद के साथ मिलकर के कि इन दोनों को थोड़ा-थोड़ा एरिया जो है डिफाइन करके और उनको अलग कर दिया जाए, और उससे इनका बशर अल-असद वापस आ जाएँगे। 75% जो सीरिया का भाग है, वो आज भी एसटीएस बहुत दूर है उनसे। सिर्फ दमिश्क के आस-पास ही एसटीएस है। पूरी कंट्री भी तो चलना चाहिए ना उसको। तो अरब जो है वो मध्यस्थता कर रहा है कि अमेरिका से बात करके और कि बशर अल-असद को वापस लाया जाए। और देखिए 20 जनवरी ट्रंप का जो हम इनकार नहीं कर सकते कि ट्रंप 20 जनवरी के बाद आने के बाद वही बात करेंगे जो बाइडेन कर रहे थे। बिल्कुल हमको लगता है कि अमेरिका की पॉलिसी अलग होगी, और अमेरिका अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बाइडेन के तरीके से नहीं चलेगा। क्योंकि लगातार युद्ध युद्ध करने से अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। क्योंकि जिसका दुनिया में राज था, ब्रिटेन को 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इतना नुकसान उठाना पड़ा कि पूरी दुनिया से उनको वापस हो जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ बहुत बड़ा हो गया है तो वो गिरेगा नहीं, या बूढ़ा नहीं होगा, या मरेगा नहीं, या सूखेगा नहीं। कोई भी कंट्री, अब मैंने ब्रिटेन का उदाहरण दिया आपको कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना टूट गया कि वो पूरी दुनिया से अपने आप को समेट लिया और सिर्फ ब्रिटेन में ही रह गया। और उसके बाद अमेरिका का उदय हुआ, और अमेरिका इतने साल से पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत या दादागिरी या जो भी कह लीजिए, वो दिखा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रिटेन जो है एक शासक था, और ये शासक नहीं होकर के एक अपना इन्फ्लुएंस रखता है किसी भी कंट्री के अंदर। किसी भी कंट्री को डाइवर्ट करना, वहाँ पे जुडिशरी को प्रभावित करना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रभावित करना, जाँच एजेंसियों को प्रभावित करना, कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर इनके खिलाफ जाता है, उसको तरह-तरह से अलग-अलग तरीके से उसको सत्ता गिराना, ये सब काम अमेरिका करता है। लेकिन अब कितने दिन करेगा? सबका तो अंत होता है, हर चीज़ का अंत होता है। आप देखिए अभी आग लगी, वहाँ पे पूरी दुनिया की आग बुझाने का जो अमेरिका दावा करता है, अपनी आग नहीं बुझा पा रहा। तो ये सब चीज़ें हैं, अब अमेरिका उतना कैपेबल नहीं रहा है कि वो उसकी दादागिरी बहुत, क्योंकि देखिए अब हथियार जितने अमेरिका के पास हैं, उस टाइप के हथियार सबके पास हैं। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पास कमोबेश हथियार ना हो। तो अब वो चीज़ नहीं वो अमेरिका कर सकता है। अभी ईरान के पास ऐसे हथियार आ रहे हैं कि ईरान कभी बताता नहीं है कि हमने क्या बना लिया। ये खास बात है ईरान की। अमेरिका दुनिया को चूँकि उसको हथियार बेचना है, इसलिए उसका डेमोंस्ट्रेशन करता है, दिखाता है लोगों को कि भाई हमारे पास ये अधिकार है, ये हथियार है। आज की डेट में दुनिया के सबके पास हथियार है,
इसलिए अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी किसी पर। जी।